हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये सुर्खियों में क्यों है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी पॉलिसी, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कोल्ड वॉर के टाइम पे नैम की क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, इसकी क्रिटिसिज्म यानी कि इसका आलोचना क्यों किया जाता है, नैम का रेलेवेंस क्या है, भारत के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड देन एक अच्छा सा कंक्लूजन देके हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए मेंस प्रैक्टिस प्रश्न है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन प्रेजेंट टाइम्स। वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं फॉर रिव्यू। सुर्खियों में नैम इसलिए है क्योंकि 2020 में नैम की 65th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि 1955 में एशिया अफ्रीका बैंडिंग कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, ये वही कॉन्फ्रेंस था और वही साल था जब नैम के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको अडॉप्ट किया गया था। इसलिए 2020 में इसकी 65th एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक और रीज़न है जिस वजह से नैम सुर्खियों में है, क्योंकि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो कि नैम कंट्रीज़ जो थी उसके समिट को एड्रेस कर रहा था, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा होस्ट किया गया है। अगर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से देखें तो ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2 नैम समिट को स्किप किया जा चुका है अभी तक। 2016 में वेनेजुला का नैम समिट एंड 2019 में अजरबैजान का नैम समिट। तो अभी उनके द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना, वो भी नैम कंट्रीज़ का, ये एक तरह से देखा जा रहा है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक नैम का जो है वो रिसर्जेंस हो रहा है। तो अब हम समझ लेते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है। तो द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसके बाद जो है वो कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध जो है उसका जो दौर है वो शुरू हो गया। इस टाइम पे संपूर्ण विश्व की जो वैचारिक आधार था वो मुख्यतः 2 गुटों में यानी कि 2 ब्लॉक्स में जो है वो बट गया। इस वैचारिक युद्ध में एक छोर पर साम्यवादी सोवियत संघ यानी कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर, तो दूसरे छोर पर पूंजीवादी अमेरिका यानी कि कैपिटलिस्ट अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ जो है वो मौजूद थी। असल में जो नैम की जो स्थापना है वो औपनिवेशिक व्यवस्था, जो इम्पेरियलिज्म जो व्यवस्था थी उसके पतन होने के दौरान ही शुरू हो गई थी। ये वही दौर था जब नए नए देश जो है वो औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे और वैश्विक पटल पे अपनी एक नई पहचान प्राप्त करने में लगे हुए थे। भारत भी इन्हीं देशों में से एक था। आप देख सकते हैं इन द ईयर 1955 इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947, और यही वो टाइम था जब बहुत सारे देश जो है वो आज़ाद हुए थे। तो जब आपने नई नई इंडिपेंडेंस को चखा था एंड देन आफ्टर ये जो दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स में बट गई थी, तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, तटस्थ रहना चाहते थे, अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखना चाहते थे। वो किसी भी ब्लॉक में, चाहे वो यूएसएसआर का ब्लॉक हो या अमेरिका का ब्लॉक हो, उसको उससे दूर रखना चाहते थे। यही जो था वो ओरिजिन था, यही जो था वो जेनेसिस था बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ नैम। तो इसी की वजह से तब के भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के जो थे अब्दुल नासिर, सुकर्नो, मार्शल टिटो, इस जैसे नेताओं ने 1955 में जो बांडुंग जो सम्मेलन था वहाँ पे वो मिले थे, और इस सम्मेलन में ही विश्व शांति और सहयोग के संवर्धन संबंधित घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया था। इसके बाद इन द ईयर 1961 बेलग्रेड यानी कि जो यूगोस्लाविया में है वहाँ पे नैम का पहला जो है वो शिखर समिट जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें उस टाइम के 25 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए इसको द बेलग्रेड में इसकी जो है फर्स्ट समिट हुई थी। बैंडुंग में इसके जो प्रिंसिपल्स थे उसको अडॉप्ट किया गया था एंड इसको इनिशिएटिव ऑफ 5 कहा जाता है। वाई? क्योंकि यहाँ पे 5 कंट्रीज़ के द्वारा इसको फाउंडेशन इसका किया गया था। इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड घाना। तो ये हमने समझ लिया नैम के बारे में, उसके ब्रीफली इतिहास के बारे में। अगर इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें कि कितने सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो अप्रैल 2018 तक यहाँ पे 120 मेंबर्स हैं नैम में, जिसमें अगर बात किया जाए तो अफ्रीका से 53 कंट्रीज़ आते हैं। उसके बाद 39 कंट्रीज़ जो हैं वो आपको एशिया से आते हैं, 26 जो है वो लैटिन अमेरिका से आते हैं और कैरेबियन से, एंड 2 कंट्रीज जो है वो यूरोप से आते हैं। यूरोप से बेलारूस और अजरबैजान आर द ओनली 2 यूरोपियन कंट्रीज़ जो नैम का पार्ट है। इसके साथ साथ 17 कंट्रीज़ एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नैम के ऑब्जर्वर स्टेटस को प्राप्त किए हुए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नैम के मेंबर्स कितने हैं। करेंटली 120 मेंबर्स हैं।
इसकी अगर हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो बहुत ही सामान्य से हैं, जैसे कि पीस शांति, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, डेवलपमेंट विकास, नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष, और किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का पार्ट ना बनना, यानी कि किसी भी सैन्य संधि का पार्ट ना बनना। ये जो सबमिट होता है उसका 3 साल में एक बारी जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब हम समझते हैं नाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं। तो नाम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी से हम इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे नाम की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाम की जो पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कोल्ड वॉर की राजनीति का त्याग करना और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में ये बात करता है कि हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, हम अपने फॉरेन अफेयर्स के डिसीजन जो हैं वो खुद लेंगे। दूसरी बात कि किसी भी सैन्य गठबंधन यानी कि मिलिट्री अलायंसेस से खुद को दूर रखना, ना तो ये नाटो का पार्ट थे ना ही वॉर्सो पैक्ट का पार्ट थे, ये किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं थे जो नाम कंट्रीज थे। उसके बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म को या फिर इंपेरियलिज्म को उसका ये अपोज करते थे। रंग भेद की जो नीति थी उसके विरुद्ध जो है वो संघर्ष की शुरुआत किए थे, एंड साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स थी उसकी रक्षा करने का यथासंभव प्रयास करना, ये नाम के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब अगर बात करें कि नाम कोल्ड वॉर एरा में किस चीज़ के लिए काम किया है, तो यहाँ पे मैंने बात की रंग भेद यानी कि एपाथाइड के बारे में। तो एपाथाइड के बारे में जो नाम की जो भी इनिशिएटिव्स थी उसने काम किया था, जैसे कि इसका जब सेकेंड नाम कॉन्फ्रेंस हुआ था एट कायरो, तब जब साउथ अफ्रीका के जो गवर्नमेंट थे उसको वार्न किया गया था अगेंस्ट देयर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ऑफ अपाथाइड। डिसआर्मामेंट भी नाम का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रहा है कि डिसआर्मामेंट को लेके, यानी कि जितनी भी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, डिसआर्मामेंट को ये हमेशा से ही प्रीच करता आया है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो ये हमेशा से करता आया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम कि इनका कहना था कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया जो है वो बदल रही है और ज़रूरी है कि यूएनएससी में जितनी भी कंट्रीज़ है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ये डिमांड अभी तक नाम के द्वारा उठाया जाता है, जैसे कि 17 नाम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वेनेजुएला में, तब भी ये मांग उठाई गई थी कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। एंड देन इनका एक और उद्देश्य था कि जो भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो टेंशन्स है, उसको सॉल्व करना। अब अगर इंडिया के पोजीशन के बारे में देखें ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम कि इंडिया की क्या स्थिति थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, भारत जो है वो नाम का संस्थापक और सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक रहा है, लेकिन 1970 के दशक में भारत जो है 1970 तक एक्चुअली भारत जो है इसके जितने भी समिट्स थे उसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बट आफ्टर 1970 नाम में जो भारत की जो स्थिति है वो चेंज होने लगी, उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज होने लगा। रीज़न बीइंग इंडिया जो है वो यूएसएसआर के क्लोज आ रहा था, उसका जो इंक्लिनेशन था वो यूएसएसआर की तरफ बढ़ रहा था। आपको याद होगा 1971 में हमारा जो है वो ट्रीटी भी इनके साथ, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था, और इसी वजह से नाम के जो उद्देश्य थे उसको लेके छोटे छोटे देशों में जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। और रीज़न ये हुआ कि नाम जो है वो कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि अधिकांश छोटे देश या तो अमेरिका की ओर या फिर यूएसएसआर की ओर जो है वो अग्रसर होने लगे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया यूएसएसआर की ओर जा रहा था, सारी कंट्रीज़ भी धीरे धीरे ब्लॉक्स का पार्ट बनती जा रही थी। वर्ष 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका की जो वर्चस्व है वो कायम हो गया था। तो ये वो समय था जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े आर्थिक सुधार किए थे, जब एलपीजी रिफॉर्म्स इसी टाइम पे हुए थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की आर्थिक नीति अमेरिका की ओर झुकने लगी, जिससे इस आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता पर पुनः से प्रश्न उठने लगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम को लेके गंभीरता को नाम कितना इंडिया कितना सीरियस है नाम को लेके, इस मामले में एक बार और क्वेश्चन उठा जब 2016-2019 का जो समिट था वो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा अटेंड नहीं किया गया, और ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत का कोई प्रधानमंत्री नाम के किसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा था। तो अगर इस चीज़ को हम एनालाइज करें और देखें कि नाम में भारत का जो झुकाव है, नाम में भारत की जो एक्टिविटी है वो कम क्यों हुई थी, तो उसके पीछे मूलतः 3 कारण देखे जाते हैं। जैसे कि संकट के दौर में नाम के जो सदस्य देश हैं वो भारत को अपना समर्थन देने में विफल रहे थे। उदाहरण के तौर पे जब 1962 का वॉर हुआ था तो उस टाइम पे घाना और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ ने चीन को समर्थन दिया था। उसी तरह जब 1964 और 1971 का जब युद्ध हुआ था तो इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देशों ने भारत विरोधी
विरोधी नीति अपनाते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो नाम का पार्ट है, लेकिन नाम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया ने समझ लिया था कि दैट दे हैव टू बी ऑन वन साइड, यानी कि आप अगर यूएसएसआर के साथ हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है रादर दैन इस आइडियलिज्म की दुनिया में रहना कि हम न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल रहने का आपको कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा, जो नाम की कंट्रीज है वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही। दूसरा रीज़न ये था कि नाम में जो है वो आम सहमति का अभाव दिख रहा था और ज़्यादातर जो देश थे वो आपस में गुटबंदी कर रहे थे। तीसरा रीज़न ये है कि नाम जो है वो हमेशा बात करता था डिसआर्मामेंट के बारे में, बट इंडिया जो है वो खुद एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिस वजह से इसके जो प्रमुख जो नीति थी, इसका जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था डिसआर्मामेंट का, इंडिया उसी को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इस तरह से देखें तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे नाम में घटता गया विथ टाइम। अब हम बात करते हैं कि नाम का क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, या फिर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि नाम जो है वो रेलेवेंट क्यों नहीं है आज के टाइम पे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो इसका यही है कि आप इमेजिन कीजिए कि नाम जो है वो क्यों बना था। कोल्ड वॉर के टाइम पे बना था, इसलिए बना था क्योंकि हमको किसी का पार्ट नहीं बना, ना तो हमको यूएसएसआर का पार्ट बना, ना हमको यूएस के ब्लॉक का पार्ट बना। वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। बट अब तो कोल्ड वॉर है ही नहीं ना, डिसइंटीग्रेशन तो यूएसएसआर का हो गया 1991 में। बाइपोलर वर्ल्ड तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। कम्युनिज्म या फिर कम्युनिस्ट ब्लॉक और या फिर कैपिटलिज्म या कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी वो तो अब है ही नहीं। यूएस जो है वो इमर्ज हो गया एज अ सोल वर्ल्ड पावर, और बहुत सारे कंट्रीज जो है वो खुद को अलाइन कर लिए विद बोथ द कंट्रीज। तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो जो है वो अब उसका जो नैरेटिव है वो चेंज हो रहा है। इट्स शिफ्टिंग फ्रॉम बैलेंस ऑफ पावर टू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो कोल्ड वॉर ख़त्म, इट मीन्स कि नाम की अब कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर डिसआर्मामेंट की बात करें तो डिसआर्मामेंट की तो सबसे पहले तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया खुद एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स थी आप उसी को फॉलो नहीं कर पाए, तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। डीकोलोनाइजेशन, अब कोई ऐसे देश नहीं है जो कोलोनाइज्ड है, तो इस लिहाज से देखें तो नाम की कोई रेलेवेंस बनती नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब वो चेंज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अब जो है वो कोई भी कंट्री मतलब यूएसएसआर या यूएस जैसी कोई चीज़ है नहीं। अब लोग ब्लॉक्स बनाते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, ग्लोबलाइजेशन है। अब आप किसी भी इकोनॉमिक आइसोलेशन या पॉलिटिकल आइसोलेशन में रह नहीं सकते। अब ज़रूरी है कि आप मिंगल हो, स्टैंड्स ले। तो इसीलिए जो है वो नाम की ज़्यादा रेलेवेंस आज के समय में हमें दिखाई नहीं पड़ती। एंड मोर ओवर यहाँ के जो मेंबर कंट्रीज़ है उसमें खुद ही यूनिटी नहीं है। मैंने इंडिया के वॉर्स के बारे में बात की कि किस तरह से इंडोनेशिया, इजिप्ट जो है वो इंडिया का साथ ना देखे, चाइना या फिर पाकिस्तान का साइड दे रहे थे। तो ये जो है वो नाम का क्रिटिसिज्म है, या नाम रेलिवेंट क्यों नहीं है आज के संदर्भ में। अब हम बात करने वाले हैं कि नाम का रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट टाइम्स में। तो सबसे अगर पहली बात हम करें तो विश्व शांति, ये कुछ इंपॉर्टेंट से जेनेरिक पॉइंट्स होते हैं जो हमको लिखना ही पड़ता है। वो आप अगर कुछ ना समझ में आए कि क्यों रेलेवेंस है, तो आप ये सारी चीज़ों तो लिख ही सकते हैं। जैसे कि विश्व शांति के लिए नाम जो है वो विश्व शांति को संरक्षित करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है इन्होंने पहले, और अभी भी निभा सकता है, क्योंकि दुनिया जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अशांत है। तो इस तौर पे जहाँ पे 120 मेंबर कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि आप विश्व शांति की ओर आगे बढ़ सके। दूसरी बात है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, यानी कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की बात करें तो ये इस सिद्धांत का जो है वो नाम हमेशा से समर्थक रहा है, समर्थन करता रहा है, और ये बार बार इस विचार को दोहराता है। तो ये जो है ये इसकी मौजूदा प्रासंगिकता को जो है वो स्पष्ट करता है। थर्ड थिंग, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके लिए एक अच्छा मंच प्रदान करता है, जहाँ पे वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं या फिर जो सहमति है, जो मतभेद हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको देता है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। देन 120 मेंबर कंट्रीज़ है, इसका जो सपोर्ट है यूएन को, मतलब चाहे यूएनएससी रिफॉर्म्स हो या फिर किसी मेंबर कंट्री को यूएन का सदस्य बनना हो, तो नाम का रिलेवेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके अगर इंडिया की बात करें तो नाम के 120 मेंबर कंट्रीज़ है। अगर इंडिया को यूएनएससी में रिफॉर्म चाहिए या फिर सीट चाहिए तो यहाँ पे हमको नाम कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए। एक और चीज़, इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि न्याय संगत विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए नाम का जो प्रयास है वो हमेशा से ही रहा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विद्यमान राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है नाम। विकासशील देशों के लिए एक मंच है। यदि विकासशील देश के बीच कोई विशिष्ट मुद्दे को लेकर मतभेद पैदा होता है तो नाम उस मतभेद को हल करने में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर सकता है। अगर
इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेम थिंग गोज़ विद दैट ऑल्सो। और एक और चीज़ जो है यहाँ पे हमें समझने की बात है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो नए हैं। ये मैंने अभी जो रिसेंटली का आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस से, मैंने वहाँ से इसको स्टार्ट किया है। कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में हमने क्या बात की थी, कोल्ड वॉर अब एग्जिस्ट करता नहीं तो इसलिए नाम का कोई रिलेवेंस है नहीं। बट जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक फॉर द मोमेंट कि एक्चुअली में क्या कोल्ड वॉर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अभी कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है पोस्ट पैंडेमिक के टाइम पे। ब्लॉक्स बन रहे हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बाकी सारे ब्लॉक्स, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ये सारे ब्लॉक्स। क्यों? क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक ऐसा देखा जा रहा है कि दुनिया जो है वो दो वर्गों में विभाजित हो रही है, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं। क्वाड का इनिशिएटिव स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए लिया गया है। इंडो पैसिफिक का नैरेटिव है, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेवल प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, ये सब एक बात की ओर इशारा करते हैं कि न्यू कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस संदर्भ में देखें तो नाम की जो प्रासंगिकता है वो बनी रहती है। हमने बात की कि कोलोनिज्म अब नहीं है, जब हमने पिछले स्लाइड में बात की थी। बट अगेन थिंक अबाउट दिस, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो मॉडर्न डे कोलोनिज्म है, एक नियो कोलोनिज्म है, जिसमें आप चीप या फिर ड्यूबियस लोन्स दे के डेट ट्रैप करके कंट्रीज़ के जो पोर्ट्स हैं आप उस पर कब्जा कर रहे हैं। एक तरह से आप उसको अपना वैसल स्टेट बना रहे हैं। टेक एग्जांपल पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हबनतोता पोर्ट आप बांग्लादेश में बना रहे हो, म्यांमार में बना रहे हो, आप एक तरह से लिंक बैठा रहे हो। तो ये क्या है? उसके बाद अगर आप अफ्रीका को देख लो तो वहाँ पे जिम्बाब्वे है। आपने इतने ज़्यादा लोन्स दिए ऑन द चीप रेट्स कि वो कंट्री आपको इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रही, और देन आपने उसके पावर जो कंपनी है उसको ही आपने ख़रीद लिया। तो ये क्या है? एक नियो कोलोनिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस तौर पे हमें नाम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थर्ड थिंग कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग एंड डीमोक्रेटाइजेशन, यानी कि अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बैठक हुई थी, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया था कि या तो आप रिफॉर्म कीजिए या फिर आप रिमूव कर दिए जाएंगे। तो परमानेंट मेंबर जो है यूएनएससी में, जो वहाँ पे रिफॉर्म्स है, जो वीटो पावर है, इस सब चीज़ के लिए नाम एक बहुत अच्छा मंच है एक आम सहमति प्रदान करने के लिए। एंड वन मोर थिंग कि जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, whether it be human rights, terrorism, weapon of mass destruction, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करना, इन WTO, इन सब ग्लोबल इश्यूज से लड़ने के लिए नैम जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नैम जो है वो एक थिंकिंग है, एक आइडियोलॉजी है। भले ही नैम एज अ प्लेटफॉर्म आप उसको कह सकते हैं कि रेलिवेंट ना हो, बट एज अ आइडियोलॉजी नैम इज़ ऑलवेज रेलिवेंट। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के लिए नाम की क्या उपयोगिता है। तो इतना तो आपने अभी तक स्टार्ट कर लिया होगा कि अगर आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो आपको नैम की जो 120 मेंबर कंट्रीज़ है उसका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद नैम में जो है वो मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है वो साउथ से आते हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका, कैरेबियन स्टेट्स, इन सब से आते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके साथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने का। साथ ही साथ एफ्रो एशियन कोऑपरेशन के लिए भी ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि नया जो अगर आपको वर्ल्ड डोमिनेंस स्थापित करना है तो उसका जो रास्ता है वो अफ्रीका से होके जाएगा, बिकॉज अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट्स की एंड मैनी थिंग्स लाइक दैट। तो इसीलिए जो एफ्रो एशियन जो कॉपरेशन है उसके लिए जो नैम है वो बहुत ही अच्छा मंच प्रदान करता है। देन वन मोर थिंग अबाउट हेयर इज़ कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका इंडिया हमेशा से समर्थक रहा है, उसको स्ट्रेंथन करने में हमारे फॉरेन पॉलिसी का जो मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसके साथ नैम का जो है वो कंकरेंस होता है, इसलिए हमारे नैम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरी चीज़, नैम जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया जो अपना सॉफ्ट पावर है उसको एग्जर्ट कर सकता है, एक एक्टिव लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, टॉर्च बेरर फॉर स्मॉलर कंट्रीज बन सकता है एट द मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस है ऑफ नैम फॉर इंडिया। अब हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो अगर नैम के रेलेवेंस के बारे में हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि एक विचार के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम जो है वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि सैद्धांतिक तौर पे ये आंदोलन आज भी अपने सदस्य देशों को उनकी विदेश नीति निर्धारित करने का आधार जो है वो प्रदान करती है। तो एज अ कंसेप्ट नैम कैन नेवर बी इररेलेवेंट, और
इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का कोर है, उस लिहाज से नाम जो है वो कभी भी इरेलीवेंट नहीं हो सकता। तो एक और चीज़ है कि नाम को रिवाइवल और रिबूट करने की आवश्यकता है। आज की ज़रूरतों के हिसाब से इसको जो है वो रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।